सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम बात करेंगे बड़ा अहम मामला है हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो जिसकी अपनी ही पॉलिसीज़ की जो मंदरजात हैं उनसे लाइलमी का इंकशाफ हुआ। अब HEC ने नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी के नफाज में 1 साल की तोसी करते हुए जामियात को ये मौका फराहम कर दिया है कि अगर चाहें तो वो साल 2022 के वस्त तक अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी का नफाज रोक सकते हैं। अच्छा, इसी पॉलिसी के एक हिस्से यानी कि 2 साल एसोसिएट डिग्री के फौरी नफाज के सिलसिले में भी अलर्ट जारी कर दिया और HEC में मौजूद जो पुरानी इंतज़ामिया की बाकियात के दबाव में आकर आला तालीमी कमीशन ने मुल्क भर के तलबा को रिवायती BA और BSc या BCom के लिए जो उन प्रोग्राम्स में दाखिलों से भी रोक रखा है और एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगर ये प्रोग्राम्स में दाखिले लिए गए तो HEC इन असनाद की तस्दीक नहीं करेगा, बल्कि तालिब इल्म को इससे वाबस्ता अखराजात और नुकसानात भी खुद ही बर्दाश्त करने होंगे। तो कुछ कन्फ्यूजन अब पाई जा रही है। कन्फ्यूजन तो है बिल्कुल मज़कूरा क्योंकि रवायती प्रोग्राम को कहा गया कि गैर मुस्तनद है ये, और ये भी कहा जा रहा है कि जामियात इल्हाक शुदा कॉलेजेस में 2 साल एसोसिएट डिग्री शुरू करे, जिसके सबब मुल्क भर के लाखों तलबा कॉलेजेस की इंतज़ामिया और उन्हें इल्हाक देने वाली जामियात के दरमियान शदीद इब्हाम व बेचैनी पाई जाती है। अच्छा, HEC ने मतलब कि दूसरी जानिब अपने कमीशन अरकान का एक इजलास अब 28 जुलाई को भी तलब कर रखा है और अब ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि इस पॉलिसी के इब्हाम के हवाले से भी इस इजलास में बात की जाएगी। वाकई कोई इब्हाम मौजूद है, पॉलिसीज़ किस तरह से बन रही होती हैं, इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है, ये कोई कोताही है या फिर समझने में गलती हो रही है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, क्या मामला है कि कोई कन्फ्यूजन मौजूद है? HEC ने नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी के नफाज में 1 साल की तोसी तो कर दी और जामियात को ये मौका भी फराहम कर दिया कि अगर चाहें तो वो 2022 के वक्त तक अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी का नफाज रोक सकती हैं। ताम जो दूसरा हिस्सा है 2 साल एसोसिएट डिग्री, उसके फौरी नफाज के सिलसिले में भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये सर क्या कन्फ्यूजन है? आपको भी कुछ कन्फ्यूजन है या आपके लिए क्लियर है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बहुत क्लियर है। अच्छा। क्योंकि जब ये पॉलिसी बनी थी 2005 में तो उस वक्त मैं HEC में मेंबर था और आई नो आई वी डिटेल। जो कन्फ्यूजन है वो HEC की जो इस वक्त पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा रही है ना, तो उसको उन्होंने सही क्लियर नहीं किया है इसको। अच्छा। इसी तरह यूनिवर्सिटी भी जो है ना, क्योंकि अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी इतनी बन गई है और वाइस चांसलर साहिबान भी, हर बंदा वाइस चांसलर बनना चाहता है ना, तो अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनको भी इन डेप्थ कोई लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ है क्या। मैं थोड़ा सा अगर टाइम देंगे मैं आपको जो एसोसिएट डिग्री और ग्रेजुएट प्रोग्राम और ये दूसरा जो इनको आपस में कंफ्यूज किया गया, ये ऐसा नहीं है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी। हाँ जी। असल में ये 2005 में जब पॉलिसी हुई थी कि हमने गवर्नमेंट ने और HEC ने और यूनिवर्सिटी ने मिलके, जिसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी भी थी, कमीशन में एक फ़ैसला किया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे शिफ्ट होंगे और विल गो फेज मैनर। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपने आप को चेंज करेंगी, क्योंकि इसमें खाली एक नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें खाली डिग्री का नाम चेंज करना नहीं है, इसके लिए एक ह्यूज होमवर्क था जिसमें करिकुलम बनाना, उसके लिए लैब्स की अरेंजमेंट करना, उसके लिए टीचर की ट्रेनिंग करना और उनके लिए किस तरह पढ़ाया जाएगा, असेस कैसे किया जाएगा, एक लंबा प्रोसेस था। तो सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन जो बदकिस्मती से जो इस वक्त 4000 से ज़्यादा आई बिलीव कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, बलोचिस्तान, सब गवर्नमेंट्स ने मिलके और यूनिवर्सिटी जो एफिलिएशन दे रही है उन्होंने मिलके आस्ता आस्ता वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, वहाँ की लोकल जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग करनी थी, अपना करिकुलम चेंज कराना था, ताकि वो 2 साल डिग्री को नाम चेंज करके, ना सिर्फ नाम चेंज करना था, उसका करिकुलम चेंज करना था और उसको एसोसिएट डिग्री का नाम देना था। मकसद क्या था कि अगर वो फुल फ्लैग 4 ईयर डिग्री लेना चाहते हैं तो 5वें सेमेस्टर में आके यूनिवर्सिटी में या इवन वहीं भी शुरू किया जा सकता है, किसी वक्त भी एग्जिट एंट्री की ऑप्शन आपके पास हो। बदकिस्मती से हुआ ये कि जब जल्दी कुछ लोग आए कि जी नहीं जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चेंज, जो हमारे यहाँ होता है कि चेंज कर दें, पिछले सारे गलत थे, हम बड़ा पता नहीं क्या कमाल करने लगे हैं, चांद पे लेके चले जाएंगे, अमेरिका बना देंगे। बदकिस्मती से इस सारे चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट करा दी गई। ये 2005 का डिसीजन है। इसमें अभी भी 1 साल क्या 10 साल नहीं हो सकता जब तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें करना ये है कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ आपको, कई यूनिवर्सिटियों ने HEC की डर की वजह से, क्योंकि फंडिंग वहाँ से आती है, वो क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा नाम चेंज करो, उन्होंने सिंपल अपने 2 साल प्रोग्राम को एसोसिएट डिग्री का नाम दे दिया, जो बहुत बड़ा जुल्म भी है और एकेडमिक करप्शन तो नहीं मैं कहना चाहिए, एकेडमिक डिसऑनेस्टी है बेसिकली। लेकिन ना 2 साल
जो एनुअल सिस्टम में बच्चे पढ़ेंगे, इवन सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ेंगे, वो 5वें सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में कैसे उन बच्चियों के साथ पढ़ सकेंगे जिन्होंने 4 सेमेस्टर में टोटली डिफरेंट करिकुलम पढ़ा होगा। दुरुस्त बात। होना ये है कि यूनिवर्सिटीज जो एफिलिएशन दे रही हैं और जो कॉलेजेस जो एफिलिएशन ले रहे हैं और जिस गवर्नमेंट के अंडर है, मतलब पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर, कहीं भी, उन्होंने मिल के उस कॉलेज की क्वालिटी को अपग्रेड करना है, उनकी फैकल्टी को ट्रेन करना है, नई पीएचडी फैकल्टी लानी है, अपने जो लैब के लिए इक्विपमेंट नया है वो लाना है, कोर्सेज को चेंज करना है, उन कोर्सेज को उनको सिखाना है कि आपने अब ये पढ़ाना है, फिर उसका नाम एसोसिएट डिग्री हो सकता है। बदकिस्मती से हर बंदा हमारे यहाँ ये होता है कि फटाफट वो किसी ने कहा कान काट के ले गया, सारे भागना शुरू कर देते हैं कुत्ते के पीछे। प्लीज देखें कि ये आप अपने फ्यूचर को स्टेक पे लगा रहे हैं, इसमें एचईसी भी जिम्मेदार है, इसमें जो उस वक्त डिसीजन मेकिंग उन्होंने किया उनको भी जिम्मेदार है। कमीशन ऑनरेबल मेंबर जो आते हैं वो 4 साल के लिए आते हैं, कुछ एकेडमिक से होते हैं, कुछ नॉन एकेडमिक से होते हैं। जो उनको वहाँ आप सुनाओगे उन बेचारों को तो वो समझ आएगी ना। तो वो जबकि इसके पीछे हिस्ट्री है। ये बताइएगा, इसमें ज्यादा कठिन मरहला क्या है? करिकुलम नहीं तैयार हो रहा है या फिर अभी बुनियाद ही नहीं रखी जा रही है? मसला कहाँ पर आ रहा है? करिकुलम अगर टाइम नहीं है असातिज़ा के पास तैयार करने का तो 1.5 साल बड़ा बेहतरीन टाइम था, बिल्कुल फ्री थे, तैयार हो सकता था सर। नहीं, करिकुलम बिल्कुल है, वो 2-4 साल जो यूनिवर्सिटी में डिग्री पर ऑफर हो रहे हैं वो कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। वही करना है, बेसिकली वही करना है। लेकिन उस करिकुलम को डिलीवर करने के लिए आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस में लोगों को तैयार करना है, उनको एडवांस लैब्स देनी है, उनको नए करिकुलम के मुताबिक ढालना है कि वो करिकुलम ऑफर कर सकें। वो जो पुराना सिस्टम है उन्होंने डटा लगाया हुआ है कि वो आंखें बंद करके जाके क्लास में लेक्चर दिखाते हैं क्योंकि 20 साल से वही पढ़ा रहे हैं, तो उससे निकलना है। और फिर उन बच्चों को ये ऑप्शन होगी। इसमें जो गलत है ना, ये लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान होगा अगर आप इस तरह इंप्लीमेंट करेंगे जिस तरह अभी कर रहे हैं। इसको जब तक सिस्टम अप्रोच के जरिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इंश्योर नहीं कराएंगे कि वो जो क्वालिटी है, वो जो स्टैंडर्ड है वो मीट कर रहा है, ये आगे हमारी क्वालिटी एजुकेशन स्टेक पे है, ये और सत्यानाश मार देगी। ठीक है। अच्छा सर, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एचईसी की जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं हैं, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आला तालीम का मुल्क में कितना हर्ज हो रहा है? देखें, पॉलिसीज़ तो पुरानी चल रही हैं, कोई नई ऐसी पॉलिसी नहीं आई। सिर्फ ये होता है ना कि आप नई दुकान के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करके अपनी मशहूरी के लिए वो कर देते हैं, हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट की। मैं फिर कह रहा हूँ ये पॉलिसी 2005 की बनी हुई है, लेकिन इस पॉलिसी को समझ के इम्प्लीमेंट कराना जरूरी था एचईसी की नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एचईसी के लिए और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहबान या उनकी एकेडमिक काउंसिल है उनका सबको। लेकिन ये है ना कि वो जल्दबाजी में तस्वीर आजकल हमें शौक तस्वीरें खिंचाने और अखबारों में खबरें छपाने का है कि जी मैंने नई पॉलिसी ले आया हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, मैंने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ बना देना यूनिवर्सिटीज़ को। ऐसा नहीं है भाई, ये चीज़ें बनती हैं। इनके ऊपर बिल्डिंग का ब्लॉक के कंसेप्ट के ऊपर आप सिस्टम अप्रोच के साथ जाएं, तब इसका को भला होगा, वरना उल्टा नुकसान कर देगी ये जो पॉलिसी अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी बुनियाद ही हिल जाएगी। जो 2 साल बच्चे जो सिर्फ डिग्री का नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ने एफिलिएटेड कॉलेज में अप्लाई कर दिया है, वो जब आएंगे 5वें सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं चल सकते, तो उन्होंने कोर्सेज ही कोई और पढ़े हुए हैं। जो 4 साल प्रोग्राम है उसका करिकुलम ही टोटली डिफरेंट है, उसकी अप्रोच ही डिफरेंट है, उसकी आउटकम ही डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक ढालना चाहिए भाई। एकेडमिक डिस्कशन करें, ये किन चक्रों में पड़ गए सारे। सर अभी हम इधर ही फंसे हुए हैं, हम तो बात करते हैं कि हमने रिसर्च के मैदान में दुनिया से कम्पीट करना है और हम अभी इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। हमें समझ ही नहीं लग रही 2005 में क्या तय पाया था, क्या होना था। सबसे पहले मेरा ख्याल है हमारी कौम को दुनिया से कम्पीट करना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती हैं, सिस्टम अप्रोच कैसे होती है, काम कैसे करना है एक दिली से। यहाँ तो सिर्फ डंग टपाऊ काम के चक्कर में हम बहुत कुछ नुकसान कर जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पॉलिसी को वो कह रहे हैं कि समझा ही नहीं गया और बस अपने तरीके से कोशिश की जा रही है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। उनको मजीद 10 साल भी अगर ऐसे ही हुआ तो ये इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ मौसम की बात करते हैं हम। मौसम अच्छा वैसे, हाँ मौसम आज अच्छा था और आज बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल मुल्क में दाखिल होने को तैयार है और आइंदा हफ्ते से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। मुझे तो लग रहा है कि आज बारिश होगी। अच्छा, वैसे मुझे भी लग रहा है, लेकिन कई जगह पे हो भी रही है, कई जगहों पे हो भी रही होगी। लेकिन अभी जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर ऑफिस के बारे में जो मैं तुम्हें बता रही थी कि मौसम मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी बारिश, हाँ साथ ही हब्स कह दिया इकरा ने, हब्स है, मौसम बहुत अच्छा, साथ ही लेकिन हब्स थोड़ा बहुत तो था, लेकिन मौसम ऐसे अच्छा बारिश वाला लग रहा था। लेकिन अब माहिरीन मौसमियात ने आइंदा पूरे हफ्ते के दौरान बारिश होने का इम्कान जाहिर किया। बताया ये गया है कि अब तक होने वाली मानसून जो बारिशें
उनकी वजह से मुल्क में जो पानी की बड़ी किल्लत जो थी, पहले कहा जा रहा था बहुत ज़्यादा किल्लत है, अब वो भी ख़त्म हो गई है उनका कि इस स्पेल की वजह से। और जो है डैमों में पानी जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। खैर कुछ बात कर लेते हैं चौको छक्कों की। बिल्कुल ऐसी है क्योंकि क्रिकेट लवर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारी तरफ। अच्छा, आज मैच होना था लेकिन वो तो कैंसिल हो गया, कल होगा क्योंकि अब तो एक मैच कैंसिल हो गया, अब 4 मैचेस होंगे। खैर अब के सारे ही बहुत ज़्यादा बेताब हैं कि कैसे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो चौके छक्के लगाएंगे, इंग्लैंड की तरह नहीं। काश भी लगा दिया। हाँ काश, वेस्ट इंडीज़ में शायद बिल्कुल है। वेस्ट इंडीज़ में अब कल पहला T20 जो है वो होगा और इससे कबल दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 27 जुलाई को हमने कहा कि खेला जाना था लेकिन अब नहीं हो रहा, वो कैंसिल हो गया कोविड की वजह से। अब 4 मैचेस होंगे। खैर और जो है अब ताखीर से ख़त्म हुई ना वो ऑस्ट्रेलिया की और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो कोविड केसेस सामने आए थे, उसमें रद्दोबदल किया गया और दूसरा, तीसरा और चौथा T20 मैच जो है वो तो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। वैसे तो चारों अगले मैचेस शेड्यूल के मुताबिक ही हो रहे हैं, सिर्फ जो पहला मैच था उसको कैंसिल किया गया तो बाकी 4 मैचेस हो रहे हैं। अब इसमें यह है कि अगर 2-2 जीत जाते हैं तो ट्रॉफी जो है वो भी शेयर करनी पड़ेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। साथ ही हसन अली एक बात कर रहे हैं कि वो वसीम अकरम जैसे, अब्दुल रज़ाक जैसे, अज़हर महमूद जैसे ऑलराउंडर यानी कि मुकम्मल ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। ये बात उनके कोचेस को समझने की भी बहुत ज़रूरत है, वो भी उनको भी ज़रूरत है। लेकिन अच्छा ये एक बड़ा पॉजिटिव एक बात उन्होंने कही है कि ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। अगर हम धानी की बात करें वो भी बड़े पुरअज़्म दिखाई देते हैं, वो इस दौरे में वो कहते हैं कि वो भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएंगे और अपने शायकीन को मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि उनको ऑलराउंडर समझते हुए थोड़ा सा जो है उनका बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया जाएगा, ऊपर भेजा जाएगा। जिस वक्त हिटर की ज़रूरत होती है हसन अली को संभाल के ड्रेसिंग रूम में नहीं रखा जाएगा, उनको भेजा जाएगा। हम बात करेंगे सारी जो सूरत हाल है मैच होने सीरीज़ के बारे में। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेस्ट इंडीज़ भी T20 के मैदान में इंग्लिश टीम से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि जो इंग्लिश टीम है शायद उससे ज़्यादा ही ख़तरनाक नज़र आ रही है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्ट इंडियन टीम ने किया है। कौमी टीम से कैसी कारकर्दगी की आपको उम्मीद है और कौन सी गलतियां नहीं करनी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आप सबको सुबह खैर। और मेरे ख्याल में तो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान मुझे तो बिल्कुल एक जैसी टीमें लगती हैं, वो है अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से। आप यकीनी तौर पे ये वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन है T20 की और हमेशा वर्ल्ड कप से पहले इनके जितने स्टार खिलाड़ी हैं ये यकजा हो जाते हैं। और इस बार तो इनकी जो बैटिंग लाइन है, मतलब क्रिस गेल, लिंडल सिमल्स हैं इनके पास, जो है फैबिल एलन है इनके पास, निकोलस पूरन है इनके पास, ब्रावो है इनके पास, पोलार्ड है, मतलब कि नाम याद करते करते मुश्किल हो गए। तो सोचे इनको आउट करना कितना मुश्किल होगा। दे आर अ फॉर्मेडेबल T20 लाइनअप और मेरे ख्याल में ये टीम वाकई जो है ना वो इस वर्ल्ड T20 में भी अ टीम टू वॉच, अ टीम टू बीट होगी। और इनका रिकॉर्ड बताता है, डैरन सेमी की क़यादत में 2 मरतबा वर्ल्ड T20 चैंपियन बने हैं। और लेकिन पाकिस्तान का प्रीवियसली जो 3-4 टूर रहे हैं उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, पाकिस्तान ने, आपको याद होगा मिसबाह और यूनुस की जब रिटायरमेंट सेम टेस्ट में हुई थी वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ भी यासिर शाह की वजह से कामयाबी हासिल की। इससे पहले आपने लिमिटेड ओवर्स की सीरीज भी जीती थी। हमारे स्पिनर्स इनको बहुत अच्छा जो है ना वो पकड़ लेते हैं, यानी जो इनके टॉप जो सारे पावर हिटर्स हैं और जितने भी इनका फ्लैम्बर्ड स्टाइल है। अच्छा, इनकी पॉजिटिविटी इनकी नेगेटिविटी है, ये बहुत ज़्यादा मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलते हैं, बट मारते मारते ये आउट भी होते हैं और कभी कभी हमने देखा है केयरलेस होकर विकेट भी दे रहे होते हैं। बट इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनका जो पोटेंशियल है, अगर वो अपने 100% पोटेंशियल पे खेल गए तो बड़ा मुश्किल है इनको काबू करना। तो पाकिस्तान को बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आई थिंक पाकिस्तान के पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। उस्मान कादिर आपके पास हैं, शादाब हैं, आपके पास इमाद हैं, आपके पास नवाज हैं, आपके पास इवन मोहम्मद हफीज जैसे उन्होंने बॉलिंग कर दी थी इंग्लैंड के खिलाफ मैच में। अगर वो चारों T20 खेलते हैं तो उनकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि लेफ्ट हैंडर भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस सीरीज में अगर मुझसे आप पूछे तो मैं तो वेस्ट इंडीज को ही फेवरेट करार दूंगा, स्लाइटली 55-45 में भी, क्योंकि उनकी अपनी होम कंडीशंस में परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग है। साउथ अफ्रीका भी इनसे 3-2 जरूर जीता था, बट उसके अंदर भी उन्होंने डरा दिया था अपनी बैटिंग से और फिर सारा का सारा बदला लगता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लिया, 4-1 से हरा दिया। तो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, मुसलसल वहां पर 10 T20 खेले हुए हैं पिछले 2 महीने में। सो वेस्ट इंडीज डेफिनेटली विल बी फेवरेट, बट पाकिस्तान के पास जो स्पिन अटैक है उसको अगर हमने अक्लमंदी से अच्छी 11 खिलाई तो भी है चांस। मोहम्मद हफीज़ की बात कर लेते हैं, आजम खान की बात करें, सोहेब मकसूद की बात करें, इन्हें बहुत दफ़ा चांसेस दिए गए, इसके बावजूद हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी। आपके समझते हैं मजीद भी चांस देने की ज़रूरत है इन्हें अभी?
देखिए चांस तो देने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि यही जो टीम इंग्लैंड सेलेक्ट होके गई थी, आपको पता है सेम ही टीम वेस्ट इंडीज आई है, और ये बहुत लकी हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, चूंकि आप चलें आप किसी का नाम नहीं लेते, सीरीज शुरू हो रही है तो बेस्ट ऑफ लक ही कहूंगा। मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ कि प्लेयर्स को कभी डिस्करेज करूं, लेकिन शायद एक आध प्लेयर में से ड्रॉप हो जाता है। ये बड़े लकी हैं कि जहां इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई अगले ही दिन वेस्ट इंडीज जो है हमें फ्लाई करना पड़ गया। सो ये आई थिंक इनके पास सुनहरी मौका भी है। और अगर हम देखें इस सारी सूरत हाल को, तो मुझे लगता है कि आजम खान, हफीज, सोहेब मकसूद, फ़खर जमान, ये सब अंडर प्रेशर हैं थोड़ा परफॉर्म करने के लिए। बट एक तजवीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे भी कही थी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। देखिए वर्ल्ड कप से पहले आपके पास ये 5 मैचेस हैं, 4 मैचेस हैं, 5 न्यूजीलैंड वाले गालबन हो गए, अभी 3 है, 2 ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाएगी और फिर 2 इंग्लैंड वाले। तो आपको इसी सीरीज में थोड़ा खुल के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो आप फ़खर और शर्जील में से किसी एक को, स्पेशली फ़खर को बतौर ऑप्शनल ट्राई आउट कर सकते हैं। बाबर या रिजवान में से कोई एक नंबर 3 पे आ जाए। इससे होगा क्या कि आपके दो बैट्समैन है ना, वो 3 में आपके मौजूद होंगे, यानी कि विकेट गिर भी गया तो आपका एक और बेहतरीन बैट्समैन आ रहा होगा, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट हो ये रहा है इस 11 में, मेरी जाती राय में, कि आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर सही नहीं हो पा रही। बाबर रिजवान बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हैं, रैंकिंग्स अच्छी हैं, बट बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपकी टीम क्या पूरी यूटिलाइज हो रही है। मुझे लगता है कि फ़खर, रिजवान अगर 15 में मौजूद हैं और वो 11 में बतौर ओपनर या टॉप ऑर्डर में नहीं खेल रहे, तो आप उनका इस्तेमाल सही नहीं कर रहे। अब बाबर रिजवान का इसमें कोई कसूर नहीं है, बट कभी कभी आपको टीम की खातिर कुछ सख्त फैसले करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर रिजवान में से किसी एक को नंबर 3 आप करें तो कोई हर्ट नहीं पड़ेगा, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। शायद मुझे लगता है इस रोल पे भी वो बहुत अच्छा कर दें, तो वे शुड ट्राई शर्जील, फ़खर, हमें उनको टॉप मानना चाहिए। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर कि जी अब तीनों फॉर्मेट्स में उनको कप्तान बना दिया गया, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और जिससे उनकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है। ये हो सकती की बात हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस हमें मुतासिर होती हुई ख़ास नज़र नहीं आ रही। क्या कुछ और फैसले करने चाहिए, क्योंकि बैकबोन है इसलिए नहीं बनाना चाहिए कप्तान? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्यों नहीं होगी। देखें एक शख्स जिसकी गंदों पे आपने पहले उनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, फिर उनके पास वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनने का प्रेशर है, दुनिया के फैबुलस 4 में वो आते हैं, और अभी इनका एक्सपीरियंस ही क्या है। विराट कोहली बहुत ज़्यादा अरसे बाद धोनी के अंडर वो ग्रूम हुए करते करते अब उनके पास रोहित शर्मा जैसा प्लेयर है। बड़ी अच्छी बात है कि जाने रिजवान हैं इस वक्त बाबर के साथ जो उनका बोझ बांट रहे, बट मेरे अपने ख्याल में 3 साल में 3 वर्ल्ड कप है जनाब। 2021 में वर्ल्ड T20, 2022 में फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 और 2023 में फिर इंडिया में है वर्ल्ड कप मेंस। तो 3 साल के अंदर 3 वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया की बैटिंग की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ हैं, अपनी टीम का बोझ आपने अलग उठाया हुआ है। तो रिजवान को कम से कम मैं समझता हूँ कि टेस्ट टीम का आप कैप्टन अपॉइंट करके बाबर को थोड़ा सा रिलीव करें। मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी कैप्टनसी छोड़ना नहीं चाहता, बट इवेंचुअली इसका नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को। मेरा ये जाती ख्याल है कि रिजवान बतौर टेस्ट कैप्टन एक बड़ी आइडियल चॉइस हो सकते हैं। आप बाबर आजम को सिर्फ लिमिटेड ओवर्स तक रहने दीजिए, क्योंकि 3 साल में 3 वर्ल्ड कप है। ऐसा ना हो कि हम दोनों तरफ ही जाएं वो बाद में पछता रहे हों। हम T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं ना, कि ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के कितने चांसेस आप वहाँ पर देख रहे हैं। और अगर बात करें शुएब अख्तर की, उन्होंने तो फाइनल में पाकिस्तान और भारत को कहा है कि जी आमने सामने होंगे, इन्होंने पेश कोई किया और उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान जीत भी जाएगा। शुएब अख्तर ने जनाब बड़े खिलाड़ी हैं और कुछ भी कह सकते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान टीम को देखने कोई नहीं जाएगा, फिर कहते हैं वर्ल्ड T20 का फाइनल पाकिस्तान इंडिया खेल रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि वो इंडियन टीवी में मौजूद थे तो वहाँ उन्होंने उस लिहाज से बात कर दी, वरना अपने यूट्यूब चैनल पे तो पाकिस्तान को बिल्कुल रेट नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में वर्ल्ड T20 में बिल्कुल पाकिस्तान का चांस है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, भारत और इवन श्रीलंका भी, क्योंकि ये एशिया यानी कि साउथ मिडल ईस्ट में वर्ल्ड कप हो रहा है। आई थिंक जो पहले मैचेस हैं ओमान के अंदर वो तो चले क्वालिफायर हैं, पाकिस्तान को उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बट मेन राउंड होगा फिर यूएई के अंदर, जहां बहुत क्रिकेट खेले हैं, जहां इंडिया बहुत खेला है, जहां श्रीलंका का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, वो भी शारदा कप वगैरह जीतते हैं एक ज़माने में, और कन्वेंशनली इनको फ़ायदा ही होना है। लेकिन अब दुनिया भर में जो विकेटें बनती हैं वो बनती है T20 में ऑब्वियसली जहां हाई स्कोरिंग रन होते हैं। इवन IPL हो रहा है, आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले, तो सारे के सारे बड़े प्लेयर तो वहां खेल ही रहे होंगे। बात कर रहे थे, हम यही उम्मीद करते हैं कल जब मैच हो रहा होगा तो पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करेगा और जीतेगा। चौके छक्के जिससे बात करते हैं वो करता दिखाई देगा हमें। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे